हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं के केमिस्ट्री क्लासेस प्लेटफॉर्म। यहाँ आज जो हम बात करेंगे वो जैव अणु चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो 12th क्लास का है। बोर्ड की दृष्टि से ये जो चैप्टर है वो 7 नंबर का आता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम बात करें जैव अणु। तो जैव अणु होता क्या है? जैव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं एवं जीवधारियों की वृद्धि के लिए तथा उनकी शक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैव अणु कहलाता है। जैव अणु के बाद जो अब बात करेंगे, हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O का होल N, या आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि CH2O का होल बाई। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र या तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं या आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर इसके बाद इसके बारे में बात करें तो n बराबर कोई नंबर होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो नंबर शुरू होता है वो शुरू होता है 6 से। अब n की जगह पर आप 6 रखेंगे तो इसका सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो आएगा वो C6H12O6। और अगर यहाँ इसके बारे में बात करें तो x बराबर भी आपको 6 रखना है और y बराबर भी आपको 6 रखना है, तब जाकर के यही सूत्र निकल के आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट एक बार फिर सुनिए, कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं? वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण होता है वो एक होता है भौतिक वर्गीकरण और एक होता है जल अपघटन के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शर्करा और एक होता है अशर्करा। तो शर्करा होता क्या है? वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं या जल में विलय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शर्करा। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, शुगर हो गया, जैसे आप गन्ने की शक्कर या चीनी कहते हैं। जो दूसरा है वो होता है अशर्करा। अशर्करा के लिए आप क्या कहेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में अघुलनशील होते हैं या जल में अल्प विलय होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है और एक ग्लाइकोजन है आदि। अब इसके बाद हम बात करते हैं जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 होता है मोनोसैकेराइड। नंबर 1 होता है मोनोसैकेराइड, और जो नंबर दूसरा है वो होता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और जो तीसरा है वो कहता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। तो पहले मैं जब बात करता हूं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के लगभग प्रकृति में 20 अणु ज्ञात हैं। यहां मोनोसैकेराइड को अगर बात करें तो एल्डोज के फॉर्म में भी ज्ञात कर लेते हैं और कीटोन के फॉर्म में भी ज्ञात कर लेते हैं। परंतु इस जगह पर मैं जो बात कर रहा हूं मोनोसैकेराइड की परिभाषा के बारे में कि मोनोसैकेराइड होते क्या हैं। मोनोसैकेराइड वे सैकेराइड होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, या आप इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि मोनोसैकेराइड वे सैकेराइड जिनको जल अपघटित करके
और अधिक सरल अणुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो कहलाते हैं मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है C6H12O6। इसके बाद इनमें जो थोड़ा सा अंतर होता है वो प्रयोगशाला में निर्धारित किया जा सकता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगोसैकेराइड होता क्या है? ओलिगोसैकेराइड बेसैकेराइड होते हैं जो जल अपघटित होकर के 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। या बेसैकेराइड जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, या 2 से 10 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यहां जब इसके उदाहरण की बात करेंगे तो मैंने कहा कि 2 से 10, कम से कम तो 2 और अधिक से अधिक कितने मोनोसैकेराइड दे सकते हैं? 10। यहां पर आपने कहा कि C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब ये चीज आपको जब डिफाइन करनी है तो यहां पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो गई? कार्बन की संख्या आपकी हो गई 12। जब कार्बन की संख्या 12 हो गई तो इस जगह पर आप क्या लेंगे? 12 से रिलेटेड सूत्र कौन सा था? चीनी का था। चीनी का जो सूत्र था C12H22O11। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट में यह कहा है कि कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होकर के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एवं कीटोन देते हैं। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे? जब आपको सैकेराइड के रूप में परिवर्तित करना है तो जो गन्ने की शक्कर या शुगर आपको दी हुई है उसको आप पानी में घोलें, और पानी में घोलने के बाद वो टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में। तो ये क्या हो गया? ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड को हम निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड को वर्गीकृत कौन कौन से भाग में? एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है ट्राइसैकेराइड और एक होता है टेट्रासैकेराइड। जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होता है वो डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड होता है। यहां क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड बेसैकेराइड जो जल अपघटित होकर के 2 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं वो डाइसैकेराइड कहलाता है, और बेसैकेराइड जो जल अपघटित होकर के 3 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं वो ट्राइसैकेराइड कहलाता है। अब आप उदाहरण की बात करें तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल हो गया डाइसैकेराइड का। अगर ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल भी आप देखें तो इस जगह को 3 बार कर लिए, C6H12O6 एंड C6H12O6 और C6H12O6 3 बार लिखा। तो 3 बार लिखने के बाद यहां पर देखिए अब इधर क्या रखेंगे आप? 6 6 6 तो कितना हो गया? 18। तो यहां पर सूत्र आपने लिखा C18H32 H32 और O16 प्लस 2H2O। तो यहां पर देखिए जब आपने इसे कहते हैं रेफिनोस, रेफिनोस का जब आपने जल अपघटन किया तो उसने 3 मोनोसैकेराइड अणु दिए। 3 मोनोसैकेराइड जो अणु हैं वो कौन सा? एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया और एक लैक्टोज हो गया। तो ये 3 मोनोसैकेराइड के अणु आपको प्राप्त हो गए। तो मैंने बताया अभी आपको, एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है ट्राइसैकेराइड। डाइसैकेराइड बेसैकेराइड जो जल अपघटित होकर के 2 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, और ट्राइसैकेराइड जो जल अपघटित होकर के 3 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है आपका पॉलीसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड क्या कहता है? पॉलीसैकेराइड बेसैकेराइड होते हैं जो जल अपघटित होकर के अनेक मोनोसैकेराइड देते हैं, या आप इस चीज को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड बेसैकेराइड होते हैं जो मोनोसैकेराइड के अनेक अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। या तीसरी परिभाषा आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड बेसैकेराइड होते हैं जो जल अपघटित होकर के 300 से 1000 मोनोसैकेराइड अणु देते हैं।
इसके लिए आप लीजिए स्टार्च। स्टार्च का जो सूत्र होता है वो होता है C6H10O5 का होल n। इसे कहते हैं स्टार्च। जो ये स्टार्च है ये गेहूं में भी मिल जाता है, ये आलू में भी मिल जाता है। तो स्टार्च एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जब इसका आप जल अपघटन करेंगे तो इस जगह पर n है। n क्या होता है? कोई संख्या है, नंबर है कोई। n की जगह पर कितना रखेंगे यहाँ? 300 या 1000, मिनिमम 300 या मैक्सिमम 1000। तो जब इसका आप जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर जो n है यहाँ पर भी क्या लगाएंगे आप? n लगाएंगे, NH2O। जब इसका आप जल अपघटन करेंगे तो जो ये चीज यहाँ मिलेगी, एरो के आगे का NC12, NC6H12 और O6, इतने अणु मोनोसैकेराइड के इतने अणु आपको प्राप्त हो जाएंगे। और N की जगह पर मैंने क्या बताया आपको? कोई नंबर बताया। तो ये भी क्या हो गया आपका? पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये टॉपिक आपका जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड था ये खत्म हो गया। अब इस जगह पर थोड़ी सी एक चर्चा और करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के उपयोग क्या होते हैं। अब आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को मनुष्य एनर्जी के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की कुछ टॉफियां बनाने के लिए काम में लाई जाती हैं। फ्रक्टोज का जो उपयोग है उसका उपयोग हम क्या करते हैं? टॉफियां बनाने में करते हैं। और जो शुगर का पेशेंट होता है उसके लिए भी इसे दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं और कार्बोहाइड्रेट के जो जैविक कार्य हैं वो क्या होते हैं? ये शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करते हैं। दूसरा, ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं और ये पादपों के कंकाल का भी निर्माण करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट से जो रिलेटिव पॉइंट था आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब इससे आगे का जो टॉपिक है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।